दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ महसर आलम और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। तो दोस्तों आज हो चुका है 8 जुलाई 2023। तो आज बिहार की टॉप खबरें लेकर आए हैं आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज बिहार की टॉप न्यूज। जी हाँ दोस्तों, आज सबसे पहले बात करते हैं कि राजद सुप्रीमो लालू यादव अपने ठेठ अंदाज और चुटीले बयानों के लिए जाने जाते हैं। पटना में गुरुवार को मीडिया से बात करते हुए उनका यही अंदाज एक बार फिर से देखने को मिला है। उन्होंने विपक्ष की ओर से प्रधानमंत्री पद का चेहरा कौन और राहुल गांधी को दी गई शादी की सलाह पर दो तरफा तंज कसा है। इस दौरान लालू ने यह भी जताया कि लोकसभा चुनाव 2024 में वो भारतीय जनता पार्टी से दो हाथ करने के लिए तैयार है। वो विपक्षी दलों की एकता के लिए बेंगलुरु में होने वाली बैठक में शामिल होंगे। लालू यादव ने गुरुवार को पटना में मीडिया से बात करते हुए कहा कि ब्लड टेस्ट कराने का टाइम हुआ है, यह दिल्ली में ही होती है, दिल्ली जा रहा हूं, इसके बाद से लौट के आना है और बेंगलुरु भी जाना है। नरेंद्र मोदी की विदाई की तैयारी कराना है, फिर लौट कर आएंगे तो आप लोगों से बात करेंगे। बता दें कि दिल्ली जाने से पहले लालू यादव की ओर से दिए गए इस बयान से जुड़ा एक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर काफी देखा और साझा किया जा रहा है। विपक्षी दलों की एकता को लेकर लालू ने यह भी कहा है कि पहला अध्याय हुआ है, हम लोग पटना में बैठे थे, अगली बैठक बेंगलुरु में होने वाली है। उन्होंने कहा कि हम लोग इकट्ठा हो रहे हैं 17 पार्टी के लोग। जी हाँ दोस्तों, आप बात करते हैं कि सावन माह शुरू हो चुका है। इस बीच शिव भक्तों के लिए राहत की खबर यह है कि फलाहार की कीमत पिछले साल वाली ही है। हालांकि जीरा, लहसुन और चावल की कीमतें बढ़ी है। लगभग एक माह में जीरे की कीमत में 300 रुपये की तेजी आ चुकी है। फलाहारी आइटम में सिंघारे का आटा 250 रुपये, कुट्टू का आटा 250 रुपये और साबुदान 110 रुपये प्रति किलो है। राहत वाली बात यह है कि इस बार इनकी कीमत में इजाफा नहीं हुआ है। वहीं दूसरी ओर पिछले साल की तुलना में काजू में 100 रुपये, किशमिश में 75 रुपये, मखाना में 100 रुपये और छुहारे की कीमत में 50 रुपये प्रति किलो की कमी आई है। फिलवक्त काजू 600 से 800 रुपये, छुहारा 300 से 400 रुपये, किशमिश 250 से 500 रुपये और मखाना 500 से 600 रुपये प्रति किलो है। मूंगफली 140 रुपये, गरी गोला 300 रुपये और ब्रांडेड सेंधा नमक 75 रुपये प्रति किलो में उपलब्ध है। पिछले एक माह में अरहर दाल 30 रुपये बढ़कर 150 रुपये प्रति किलो हो गया है। हालांकि उड़द, मूंग, चना, उड़द और मसूर की दाल की कीमत पिछले 3 माह से स्थिर है। किराना कारोबारियों की माने तो सबसे अधिक तेजी जीरे की कीमत में है। पिछले एक माह में जीरा 300 रुपये से बढ़कर 800 रुपये प्रति किलो तक पहुंच चुका है। लहसुन में तेजी का दौर जारी है। एक माह में 60 रुपये प्रति किलो तक की तेजी आ चुकी है। आज की तारीख में लहसुन 140 रुपये प्रति किलो बिक रहा है। जी हाँ दोस्तों, आप बात करते हैं कि बिहार में बढ़ती महंगाई के कारण लोगों के खाने की थाली से हरी सब्जी गायब हो रही है। लोग अब सब्जी मंडियों में सब्जी खरीदने आ तो रहे हैं, लेकिन सिर्फ दाम पूछकर वापस चले जा रहे हैं। जो लोग सब्जी खरीद भी रहे हैं तो वो भी किलो के बदले पाव में सब्जियां खरीदने पर मजबूर है। ऐसे में खरीदार के साथ साथ विक्रेता भी काफी परेशान है। सब्जी विक्रेताओं का कहना है कि लोग सब्जी नहीं खरीद रहे हैं, ऐसे में उन्हें रोजी रोटी की दिक्कत हो रही है और इस कारण सबसे अधिक नुकसान किसानों का हो रहा है। पर उम्मीद जताई जा रही है कि मानसून का महीना खत्म होने के बाद सब्जियों की कीमत में थोड़ी गिरावट आ सकती है। सब्जियों के महंगे होने का कारण सब्जी मंडियों में कम आवक होना बताया जा रहा है। पहले तो गर्मी के कारण सब्जियों की फसल खराब हुई और जो बची थी उसे बारिश ने खराब कर दिया है। इसके कारण सब्जियों की आवक घटकर 60% तक रह गई है। वर्तमान में हिंदुओं का महान और पवित्र महीना सावन चल रहा है। इसमें सभी लोग सादा भोजन और हरी सब्जी का इस्तेमाल करते हैं। दाम बढ़ने के कारण लोगों को परेशानी हो गई है। लोगों ने इस मुद्दे पर विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रिया दी है। जी हाँ दोस्तों, आप बात करते हैं कि बिहार में स्वास्थ्य विभाग शानदार स्वास्थ्य व्यवस्था का दावा करती है। दावा यह भी करती है कि एक कॉल पर एम्बुलेंस मरीज को अस्पताल पहुंचाने के लिए हाजिर हो जाता है। लेकिन ये दावे कितने खोखले हैं इसका अंदाजा इस तस्वीर को देखकर लगाया जा सकता है। बिहार पुलिस के एक दरोगा को एम्बुलेंस नहीं मिलने पर ठेले पर लेटकर अस्पताल जाना पड़ा। दारोगा के ठेले पर अस्पताल जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल बिहार के मुजफ्फरपुर में बिहार स्पेशल
पुलिस के एसआई मदन मोहन चौधरी मुजफ्फरपुर जंक्शन पर गिर गए। गिरने के बाद उनके पैर की तीन हड्डियां टूट गई। हड्डियां टूटने की वजह से वह दर्द से करा रहे थे। इस दौरान उनके साथी जवान ने 102 पर फोन कर एम्बुलेंस को बुलाया। दरोगा साहब दर्द से कराते रहे। 1 घंटे तक एम्बुलेंस का इंतजार करते रहे। इसके बाद भी उन्हें अस्पताल पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस नहीं पहुंचा। तब उनके साथी जवानों ने उन्हें ठेले पर लिटाकर अस्पताल पहुंचाया और मुजफ्फरपुर सदर अस्पताल में इमरजेंसी में उन्हें भर्ती कराया गया। यहां एक्सरे कराने के बाद उनका प्राथमिक इलाज कर उन्हें पटना IGIMS रेफर कर दिया गया। बिहार स्पेशल पुलिस के दरोगा को ठेले पर अस्पताल ले जाने का किसी ने वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया, जिसके बाद ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं कि बिहार में एक जिला अधिकारी यानी डीएम की एक पहल ने नौनिहाल की किस्मत ही बदल दी। अब तक आंगनबाड़ी केंद्र से निकलने के बाद कई बच्चे ड्रॉप आउट हो जाते थे, लेकिन बिहार में पहली बार ऐसा हुआ कि एक दिन में 13,422 बच्चों का नामांकन स्कूल में कराया गया। ये सब हुआ पूर्णिया जिला में, जहां डीएम ने एक ऐसी अनोखी पहल की जिसमें एक ही दिन में इतने बच्चों की स्कूल में दाखिला हुई। इस दौरान बैलून से स्कूलों को सजाया गया और गाजे बाजे के साथ बच्चों को स्कूल में लाकर नामांकन कराया गया। संविधान संशोधन विधेयक 86 के एक्ट 21A में 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था है। इसके बावजूद बच्चे शिक्षा से ड्रॉप आउट हो जाते हैं। पूर्णिया के डीएम कुंदर कुमार ने अनोखी पहल शुरू की है। स्कूल चले हम अभियान के तहत पूर्णिया में एक दिन में 13,422 बच्चों का सरकारी स्कूल में नामांकन कराया गया। ये सभी बच्चे आंगनबाड़ी केंद्र के थे, जो गाजे बाजे के साथ और स्कूल में बैलून सजाकर इन बच्चों का नामांकन कराया गया। मध्य विद्यालय में नामांकन को लेकर एक समारोह भी आयोजित किया गया, जहां डीएम कुंदन कुमार, अपर समाहर्ता केडी परजवल, डीसीसी साहिला, जिला शिक्षा पदाधिकारी शिवनाथ रजक समेत कई अधिकारी मौजूद थे। डीएम कुंदन कुमार ने कहा कि आंगनबाड़ी के बच्चे ICDS के अंतर्गत आते हैं और स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत आता है। दोनों में समन्वय स्थापित कर आंगनबाड़ी केंद्र के जितने भी 6 साल से ऊपर के बच्चे सभी का मध्य विद्यालयों में टैग कराकर वेलकमिंग माहौल में उनका एडमिशन करवाया गया। डीएम ने बताया कि इन बच्चों के बीच मुफ्त किताब कापियां वितरित की गई। उन्होंने कहा कि इसका मुख्य उद्देश्य है कि बच्चे ड्रॉप आउट ना हो, जिले के साक्षरता दर बढ़े। उन्होंने इसके लिए एक टीम भी गठित की है जो इस पर निगरानी रखेंगे। बच्चे ड्रॉप आउट तो नहीं हो रहे हैं, साथ ही ग्रामीण इलाकों में भी जो बच्चे स्कूल नहीं आ रहे हैं उन्हें स्कूल तक पहुँचाकर उसका नामांकन करवाएं। इसके लिए कई तरह की व्यवस्थाएं की गई है। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं कि बढ़ती सब्जियों की कीमतों के बीच आज ब्रिटिश ब्रोकरेज बार्कलेज की रिपोर्ट ने बताया कि खुदरा मुद्रास्फीति जून में स्थिर रह सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक सब्जियों की बढ़ती कीमतों और ईंधन की स्थिर कीमतों के बावजूद खुदरा मुद्रास्फीति मई की तुलना में जून में 4.26% पर स्थिर रहने की संभावना बताया जा रहा है। मुद्रास्फीति मई की तुलना में जून में 4.26% पर स्थिर रहने की संभावना है। आपको बता दें कि खाद्य और ईंधन में उपभोक्ता मूल्यांकन सूचकांक CPI का लगभग 60% हिस्सा बनता है। बार्कलेज इंडिया के प्रमुख राहुल बाजेरिया के नेतृत्व में अर्थशास्त्रियों ने कहा कि मोटे तौर पर स्थिर ऊर्जा लागत और स्थिर को मुद्रास्फीति के बीच खाद्य कीमतें ऊंची चल रही है, लेकिन इसके बावजूद खुदरा मुद्रास्फीति मई में 4.25% की तुलना में जून में स्थिर रहने की संभावना है। हाल ये है कि हफ्तों में टमाटर, आलू और प्याज की अगुवाई में सब्जियों की कीमतें ऊंची बनी हुई है। जून में मानसून के कारण कई बाजारों में टमाटर की कीमत 140 रुपये प्रति किलोग्राम को भी पार कर गई है। बार्कलेज के अनुसार RBI की पसंदीदा कोर मुद्रास्फीति मई में 5.15% की तुलना में जून में 5.17% के स्थिर रहने की उम्मीद है। कपड़े और जूते, स्वास्थ्य और शिक्षा, घरेलू सामान और मनोरंजन में तुल्य वृद्धि जारी रहने की संभावना है। और महीने वृद्धि आंशिक रूप से मौसमी है, क्योंकि गर्म मौसम के कारण टमाटर जैसे जल्दी खराब होने वाली खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ रही है। इसके अलावा उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं की कीमतों और बिजली दरों में भी मामूली वृद्धि हुई है।
जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं कि बिहार के शिक्षा विभाग में मंत्री और अपर मुख्य सचिव के पाठक के बीच मचे घमासान पर बीजेपी ने तीखा हमला बोला है। बीजेपी नेता सुशील मोदी ने कहा है कि सरकार में घमासान मचा है, स्वास्थ्य विभाग के अस्पतालों की हालत खराब है और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव विदेश में मौज मस्ती कर रहे हैं। लालू राबड़ी के बेटे होने के कारण वे डिप्टी सीएम बन गए हैं, लेकिन उनमें कोई योग्यता नहीं है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और भाजपा सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा कि 2 दिन की बरसात से बिहार के कई शहरों में लोग जल जमाव झेल रहे हैं। दरभंगा में मेडिकल कॉलेज बंद कर दिया गया है, मरीज नाव से अस्पताल पहुंच रहे हैं, लेकिन डिप्टी सीएम के साथ साथ स्वास्थ्य, नगर विकास समेत कई विभागों के मंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव का 1 महीने से विदेश में राहुल गांधी की तरह छुट्टियां मना रही है। सुशील कुमार मोदी ने कहा कि गरीबों के मसीहा होने का नाटक करने वालों को बिहार की गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही है। वो विदेश से ट्वीट कर रहे हैं और अब सीधे 10 जुलाई को विधानसभा सत्र के समय सदन में प्रकट होंगे। सुशील कुमार मोदी ने कहा कि डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव डिफेक्टो मुख्यमंत्री है, इसलिए नीतीश कुमार किसी भी महत्वपूर्ण मुद्दे पर निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। वे मंत्री अफसर टकराव के मुख्य दर्शक बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर और विभाग के अवर सचिव एक दूसरे को औकात बताने पर तुले हैं। मंत्री के आपस सचिव को शिक्षा विभाग में घुसने पर पाबंदी लगाई दी गई और उनकी डॉक्टरेट डिग्री पर सवाल उठा दिए गए हैं। इतने अपमान के बाद तो शिक्षा मंत्री को खुद इस्तीफा दे देना चाहिए। सुशील मोदी ने कहा कि पथ निर्माण और स्वास्थ्य जैसे बड़े विभाग तेजस्वी यादव से संभालने नहीं जा रहे हैं। उनकी एकमात्र योग्यता लालू राबड़ी का पुत्र होना है। तेजस्वी यादव के कारण बिहार के लोगों को सजा भुगतनी पड़ रही है। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं कि बीजेपी सरकार के 9 साल होने पर संपर्क अभियान चलाए जा रहे हैं। हाजीपुर में बुधवार को आयोजित बीजेपी के कार्यक्रम में पूर्व मंत्री शाहनवाज हुसैन पहुंचे हुए थे। इस कार्यक्रम में उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड से किसी को कोई नुकसान नहीं है, एक घर में एक जैसा कानून होना चाहिए। यूसीसी किसी भी धर्म में दखल देने वाला नहीं है, एक जैसा कानून है, सभी को मानना चाहिए। यूरोप और गोवा में मुस्लिम समाज के लोग रहते हैं, वहाँ भी सिविल कोड लागू है, वहां तो धर्म कब्जे में नहीं है। महाराष्ट्र में चाचा भतीजे के बीच हो रही सियासी लड़ाई पर शाहनवाज हुसैन ने कहा कि महागठबंधन का क्या हाल हुआ ये सभी ने लोग देख लिया, अब सभी जगह पर महाराष्ट्र जैसे ही हाल होगा। विपक्षी एकता के सवाल पर उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि महाराष्ट्र का उदाहरण दे दिया और ये भी कह दिया कि महाराष्ट्र जैसे ही हालत बाकी अन्य राज्यों में होगा। जो एक साथ आ रहे थे उन लोगों की पार्टी ही टूट गई। पटना में हुई बैठक में 7 ऐसे पार्टी थे जिनके एक सांसद थे और कई ऐसे पार्टी जिनका कोई सांसद ही नहीं है। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं कि विवादों में घिरे शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर गुरुवार की सुबह राजद सुप्रीमो लालू यादव से मिलने के लिए राबड़ी देवी के आवास पर पहुंचे। इस बीच दोनों के बीच थोड़ी देर तक बातचीत हुई। हालांकि दोनों के बीच क्या बात हुई इसके बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं मिल पाई है। राबड़ी आवास से निकलने के बाद चंद्रशेखर ने कहा कि मैं जो मीडिया के माध्यम से देख रहा हूँ उसी से वाकिफ हूँ। उन्होंने साफ कहा कि कोई विवाद नहीं है, मैं मामले को देख रहा हूँ। बिहार शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने पीत पत्र पर पूछे सवाल के बारे में जवाब देते हुए कहा कि संविधान के अनुसार देखिए कि कौन बड़ा है। वो आपस सचिव के प्रदेश के रोक पर पूछे सवाल का जवाब देते हुए कहा कि इन्हीं चीज़ों को समझना है। एक दूसरे सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी का काम है आरोप लगाना, सब लोग अपने काम में लगे हुए हैं। जबकि उन्होंने के पाठक पर पूछे सवाल को टालते हुए कहा कि ये सवाल उनसे पूछा जाए। हालांकि लालू यादव से बातचीत के सवाल पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। शिक्षा विभाग के मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर अपने आप्त सचिव को लेकर विवाद में चल रहे हैं। उन्होंने इससे लेकर एक पीत पत्र भी जारी कर दिया था। अपर मुख्य सचिव के पाठक को पीत पत्र लिखकर विभाग के कामकाज को लेकर मंत्री की तरफ से नाराजगी जाहिर की है। इसके जवाब में भी विभाग ने आप्त सचिव डॉक्टर कृष्ण यादव की योग्यता पर सवाल खड़ा करते हुए उनके शिक्षा विभाग में प्रदेश पर पाबंदी लगा दी है। मंत्री में आप्त सचिव के पिछले दिनों विभाग में PRO नियुक्त करने और सूचना देने के संदर्भ में IPRD की प्रक्रिया का पालन करने और मंत्री में की नाराजगी की जानकारी दी थी। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं कि कांग्रेस ने पूर्व छात्र नेता कन्हैया कुमार को बड़ी जिम्मेदारी दी है। कन्हैया कुमार को NSUI का
AICC प्रभारी नियुक्त किया है। पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल की ओर से जारी बयान के मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कन्हैया को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का प्रभारी NSUI नियुक्त किया है। इससे पहले रुचि गुप्ता NSUI की प्रभारी थी, जिन्होंने करीब 2.5 साल पहले पद से इस्तीफा दे दिया था। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय JNU के पूर्व छात्र नेता बिहार के बेगूसराय से चुनाव लड़ चुके हैं। कुमार भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भाकपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए थे। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं कि बिहार में ट्रेनों की स्पीड बढ़ जाएगी। पूर्व मध्य रेलवे जोन में अब ट्रेन लेट नहीं होगी, साथ ही सभी ट्रेनों की स्पीड भी बढ़ जाएगी। इसके लिए जोन में चलने वाली सभी मालगाड़ियां ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर DSP से चलेंगे। पंचायती दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से सोननगर तक ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का उद्घाटन 7 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल तरीके से करेंगे। मालगाड़ियों के लिए बिहार में कुल 11 स्टेशन बनने हैं, जिनमें 8 का काम पूरा हो चुका है। इस योजना के तहत बिहार में कुल 260.2 किलोमीटर ट्रैक का निर्माण किया जाना है, जिसमें वर्तमान में 141 किलोमीटर का काम हो चुका है। कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन व ऑपरेशन निहित महेंद्र ने ये जानकारी दी है। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं कि गुजरात हाईकोर्ट ने मानहानि मामले में राहुल गांधी की सजा को निलंबित करने की रिव्यू याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। राहुल गांधी की याचिका को खारिज करते हुए गुजरात हाईकोर्ट के जज ने कहा है कि उनके खिलाफ 10 क्रिमिनल केस पहले से ही हैं। इस सजा से उनके साथ कोई अन्याय नहीं हो रहा है। गुजरात हाईकोर्ट ने राहुल गांधी पर सख्त टिप्पणी। जज ने राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा है कि उनके खिलाफ कम से कम 10 आपराधिक मामले लंबित हैं। मौजूद केस के बाद भी उनके खिलाफ कुछ और केस दर्ज हुए हैं। ऐसा ही एक मामला वीर सावरकर के पोते ने दायर किया है। किसी भी केस में दोष सिद्धि से कोई अन्याय नहीं होगा, वे दोष सिद्धि न्याय संगत और उचित है। कोर्ट के पिछले आदेश के हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए ये आवेदन खारिज किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं कि बिहार पुलिस ने एक रूपी नागरिक को गिरफ्तार किया है। ये रूपी नागरिक 90 दिनों के टूरिस्ट वीजा पर साल 2020 में भारत आया था। यहाँ वो वीजा एक्सपायर होने के बाद भी अवैध रूप से रह रहा था। उसने अपने वीजा की एक्सपायरी डेट 2021 को ओवरराइट कर 2024 बना दिया था। गिरफ्तार रूसी नागरिक की पहचान अलेक्जेंडर दिमित्री चेको के रूप में हुई है। वह यहाँ फर्जी आधार कार्ड बनाकर अलेक्जेंड्रो से आलोक बाबा बन गया था। रूसी नागरिक से बरामद फर्जी आधार कार्ड पर पश्चिम बंगाल का पता लिखा हुआ है। अलेक्जेंडर से आलोक बाबा बना रूसी नागरिक पुलिस की गिरफ्त में तब आया जब वो बिहार से नालंदा में महावीर स्थित मेडिटेशन सेंटर में 10 दिन का प्रशिक्षण लेने गया है। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं कि बिहार में मानसून के एक्टिव होने से पूरे प्रदेश में झमझमाझम बारिश हो रही है। वहीं कई जिलों में बारिश के बाद छुप निकलने से उमस बढ़ी है। इस बीच आपदा प्रबंधन विभाग ने ठनका को लेकर अलर्ट जारी किया है। दोपहर 2 बजे तक के लिए पूर्वी चंपारण और गोपालगंज जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया। साथ ही लोगों से घर से बाहर नहीं निकलने की अपील की गई है। दरभंगा, गया, जहानाबाद, पटना, समस्तीपुर, वैशाली जिले के कुछ भागों में अगले 1 से 3 घंटे में हल्के से मध्यम दर्जे की मेघ गर्जन से वज्रपात के साथ वर्षा होने की प्रबल संभावना है। इसको देखते हुए मौसम विभाग ने इन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। बारिश का अलर्ट शुक्रवार की सुबह 11:05 से 2:05 के लिए जारी किया गया है। औरंगाबाद, मधुबनी, रोहतास, सारण, वैशाली जिले के कुछ भागों में अगले 1 से 3 घंटे में हल्के से मध्य दर्ज के मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ वर्षा होने की प्रबल संभावना है। इन जिलों में 11:53 से 2:53 के बीच बारिश की संभावना जताई गई है। मुजफ्फरपुर और पश्चिम चंपारण जिले के कुछ भागों में भी मेघ गर्जन और वज्रपात की प्रबल संभावना व्यक्त की गई है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क और सुरक्षित रहने की अपील की है। वहीं लोगों को सुरक्षित स्थान पर शरण लेने की और पेड़ के नीचे न रहने की सलाह दी है। इसके साथ ही बिजली के खंभों से दूर रहने की सलाह दी गई है। किसानों को इस मौसम में अपने खेतों में न जाने की और मौसम सामान्य होने तक इंतजार करने की सलाह दी गई है। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं कि बिहार की राजनीति को लेकर चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने एक बार फिर हमला बोला है। गुरुवार 6 जुलाई को पीके ने मोहनपुर में जनता को संबोधित करते हुए बीजेपी पर जमकर निशाना साधा।
राजनीति के मूल मंत्रों को समझाते हुए बताया कि बिहार में नेता बनने के लिए किन चीजों की जरूरत है। पीके ने कहा कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है सम्राट चौधरी, वहीं उनके पिता शकुनी चौधरी कांग्रेस की सत्ता में मंत्री रहे, फिर लालू की सरकार में मंत्री रहे, इसके बाद नीतीश की सरकार में मंत्री और मांझी की सरकार में भी मंत्री थे। वे किस जाति से आते हैं वे कुशवाहा है, ये कहना ठीक नहीं होगा। बिहार में नेता बनने के लिए बड़े बाप का लड़का होना जरूरी है, क्योंकि तभी जाति का ठप्पा लगेगा। बिहार के नेताओं पर हमला करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि राजनीति में सिर्फ वही आ सकते हैं जिनके माता पिता परिजनों के पैसा हो। बीते 30 सालों में बिहार में 1250 परिवार के लोग विधायक, सांसद बने। युवा वर्ग नेता बनने की चाह में राजनीतिक संगठनों से जुड़े जाते हैं और वही नेता उन्हें जेल भरो, रोड पर बैठो, भीड़ का हिस्सा बनने जैसे कामों में लगाते हैं। कुछ सालों के बाद उनके ऊपर परिवार की जिम्मेदारी आ जाती है। 100 में से 80 युवा 30 से 32 की उम्र तक राजनीति छोड़ देते हैं। जो बच जाते हैं उन्हें ज्यादा से ज्यादा राजनीतिक पार्टियां नोटपैड पकड़ा देती है और वे छुट भैया दलाल बन जाते हैं। पीके ने कहा कि छोटे मोटे काम करने के लिए सरकारी मुलाजिमों को पैसे देते हैं और खुद भी दलाली कमाते हैं। गांव समाज में उनकी छवि चालू पुर्जे वाली बन जाती है। किसी के पीछे दौड़ने से कोई नेता नहीं बनता। अगर आपको नेता बनना है तो समाज से जुड़े 100 से 500 लोग आपके पीछे घूमने चाहिए, तो आप नेता बन जाएंगे। जहां दोस्तों आप बात करते हैं कि बिहार के रोहतास जिले में एक घर के अंदर करीब 60 जहरीले सांप पाए गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि रोहतास जिले के सूर्यपुरा थाना अंतर्गत अग्रेड खुर्द गांव में बुधवार को कृपा नारायण पांडे के घर में सांप पाए गए हैं। सबसे पहले लोग घर से भागे और वन अधिकारियों को सूचना दी। हालांकि परिवार के सदस्य अन्य ग्रामीणों के साथ वापस आए और अधिकांश सांपों को मार डाला। अमर गुप्ता ने कहा, हमने लगभग 30 सांपों को बरामद किया है जो दीवार के पास शरण ले रहे थे। हमने दीवार तोड़ दी और सांपों को बचाया, उन्हें वन क्षेत्र में छोड़ दिया गया। हम 1995 से रह रहे हैं जब घर का निर्माण हुआ था। ये 2 मंजिला इमारत है। कृपा नारायण सिंह ने कहा कि हमने पहले ऐसी घटना नहीं देखी है। जहां दोस्तों आप बात करते हैं कि बिहार में बेहिसाब बारिश के बीच बाढ़ के जख्म फिर हरे हो रहे हैं। नदियां फिर उफना लेने लगी है, आशियानों ने जलमग्न हो गए हैं। मज हफ्ते भर की बारिश ने दरभंगा ने पहले ही जल समधी ले ली है। अब इस बारिश ने बेता थाने को भी डुबा कर रख दिया है। थाना परिसर में स्विमिंग पूल जैसा नजारा दिख रहा है। थाने के अंदर बाहर पानी ही पानी है। शहर में सुरक्षा की गारंटी देने वाले ही बाढ़ के पानी में सुरक्षित है। दरभंगा के पास बहने वाली नदियों ने रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया। बाढ़ के आगे प्रशासन ने नतमस्तक होने की पहले ही ठान ली थी। दरभंगा में हर साल तटबंध निर्माण पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं और तैयारी के नाम पर भी लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन तेज धारा में ये तटबंध बह जाते हैं या फिर टूट जाते हैं। कोसी नदी पर भी बना 18 लाख का डायवर्जन भी इस बार की भेंट चढ़ गया। पूरा का पूरा डायवर्जन कोसी नदी में समा गया। डायवर्जन टूटने से 20 पंचायतों के आवागमन का रास्ता भी बाढ़ की भेंट चढ़ गया है। जहां दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में रिटायर्ड शिक्षकों के लिए बड़ी खबर आ रही है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक नीतीश सरकार राज्य में रिटायर्ड हो चुके शिक्षकों को नौकरी देने की तैयारी कर रही है। इसको लेकर जल्द ही विभाग के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। खबर के अनुसार नीतीश सरकार राज्य के सभी प्रखंडों में 3 प्रखंड साधन सेवी की तैनाती करेगी। इसके लिए सेवानिवृत्त शिक्षकों से आवेदन आमंत्रित किया जाएगा। साधन सेवी के रूप में 16 से 11 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसको लेकर आदेश जारी किया गया है। बता दें कि इन पदों पर चयन के लिए जिला स्तर पर 15 दिनों के अंदर विज्ञापन जारी किया जाएगा। इनके लिए सरकार के द्वारा वेतन का भी निर्धारण कर दिया गया है। इससे चयनित को 20,000 रुपए प्रति माह की दर से वेतन दिया जाएगा। दरअसल बिहार के हर प्रखंड में 3 साधन सेवी तैनात होते हैं। इन्हें विशेषज्ञों का एक समूह माना जाता है जो आवश्यकता अनुसार शिक्षकों को समय समय पर प्रशिक्षण देते हैं। सरकार जल्द ही रिटायर्ड शिक्षकों को इन पदों पर भर्ती करेगी। जी हाँ दोस्तों, आप बात करते हैं कि बिहार में अगर आप अपने पिता के जमीन को अपने नाम करना चाहते हैं तो इसके लिए सरकार के द्वारा कई तरह के नियम कानून बनाए गए हैं। जिस नियम कानून का पालन करते हुए आप अपने पिता के जमीन को अपने नाम करा सकते हैं। बता दें कि पिता की मृत्यु के बाद बच्चे को जमीन अपने नाम करना पड़ता है। वहीं मृत्यु से पहले पिता द्वारा जो वसीयत लिखी जाती है वो वसीयत पिता की मृत्यु के बाद लागू होती है। इसके तहत भी जमीन का हस्तांतरण किया जाता है। बिहार में पिता की जमीन को अपने नाम कैसे
कैसे करें चलिए जानते हैं। नंबर 1, बिहार में पिता के जमीन अपने नाम करानी है तो आपको उस जमीन पर अपना अधिकार दिखाने के लिए कोई एक सबूत देना पड़ेगा। नंबर 2, जब आपके पास ये प्रूफ हो जाए कि वह जमीन आपके पिताजी की है तो उसके बाद आपको एक वंशावली बनवानी होगी। नंबर 3, वंशावली बनवाने के बाद आपको अपनी जमीन का बंटवारा करना पड़ेगा। बंटवारे के बाद कागज पर लिखकर देना होगा कि भाइयों की सहमति से बंटवारा हुआ है। नंबर 4, बंटवारे के बाद आपको ऑनलाइन एक दाखिल खारिज प्रक्रिया करनी होगी, जिसके बाद आपको एक निश्चित समय पर वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। नंबर 5, भाइयों का वेरीफाई होने के बाद पूरी जानकारी चेक करके पिता की ज़मीन को आपके नाम कर दिया जाएगा। फिर आपके नाम से ज़मीन की रसीद कटने लगेगी। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं कि महाराष्ट्र की तरह बिहार में जेडीयू के साथ खेला होने का दावा बीजेपी और उसके सहयोगी दल कर रहे हैं। जब से शरद पवार की पार्टी टूटी है, बीजेपी इस बात को हवा दे रही है कि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू में फूट पड़ रही है। नीतीश कुमार ने अपने सभी विधायकों और सांसदों के साथ मीटिंग भी की। दरअसल जेडीयू और आरजेडी दोनों दलों में एक बड़ा वर्ग इस बात के पक्ष में है कि दोनों दलों का आपस में विलय हो जाए और ये काम आम चुनाव से पहले हो जाए। इस प्रक्रिया में नीतीश कुमार नई पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और लोकसभा चुनाव भी लड़े। बिहार की कमान तेजस्वी यादव को सौंप दिया जाए। इस चर्चा के बीच जेडीयू के कई नेता असहज हैं। वह पार्टी में अपने भविष्य को लेकर चिंतित है। बीजेपी इन्हीं नेताओं पर निशाना साध रही है। इनमें कुछ सांसद और विधायक भी हैं। गठबंधन नेताओं के अनुसार अभी इस बारे में कोई फैसला नहीं हुआ है। जब भी कोई पहल होगी सभी नेताओं को विश्वास में लेकर ही आगे का काम किया जाएगा। ऐसे में बिहार में भी अगले कुछ दिन महागठबंधन के लिए बेहद अहम साबित होने वाली है। जेडीयू के नेताओं को लेकर बीजेपी की ओर से जो कुछ भी कहा जाए, नीतीश कुमार उकसावे में आने वाले नहीं है। उन्हें पता है कि कब क्या करना है। यही वजह है कि जेडीयू विधायकों और दिग्गज नेताओं से नीतीश ने स्पेशल मीटिंग की थी। नीतीश कुमार का ये सियासी अंदाज ही है कि वो अपने नफा नुकसान का आकलन किए बगैर कोई कदम नहीं उठाते हैं। जहां दोस्तों आप बात करते हैं कि बिहार के रोहतास जिले से एक सनसनीखेज मामला निकलकर सामने आ रहा है, जहां एक गांव में खाना खाने के बाद एक ही परिवार के 8 लोगों की तबीयत बिगड़ गई। इन लोगों को आनन फानन में इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती करवाया गया। दरअसल रोहतास जिला के सुरपुरा थाना क्षेत्र के अंधार गांव में खाना खाने के बाद एक ही परिवार के 8 लोगों की तबीयत अचानक से बिगड़ गई, जिसके बाद सभी को इलाज के लिए सासाराम के सदर अस्पताल लाया गया, जहां फिलहाल ये लोग खतरे से बाहर बताए जा रहे। बीमार लोगों में 3 महिला और पुरुष भी शामिल है। आशंका व्यक्त की जा रही है कि ये लोग विषाक्त भोजन खाने से सभी बीमार हुए हैं। इधर इस घटना को लेकर गृह स्वामी शिव शंकर चौधरी ने बताया कि वे लोग चावल दाल तथा भिंडी की सब्जी खाए थे, लेकिन खाना खाने के कुछ घंटे के बाद सभी की तबीयत बिगड़ने लगी, जिसके बाद एक एक कर कुल 8 लोग बीमार हो गए। इस घटना में बीमार लोगों में 3 महिला भी शामिल है। इसके साथ ही चंदन तथा पीयूष नामक 2 बच्चे भी बीमार हैं। फिलहाल सभी का इलाज चल रहा है। आशंका व्यक्त की जा रही है कि खाना में कुछ जहरीली पदार्थ या कोई जहरीली जीव जंतु गिर गया होगा, जिस कारण भोजन विषाक्त हो गया है। जी हाँ दोस्तों, आप बात करते हैं कि बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर और विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के बीच विवाद गहराता ही जा रहा है। आईएएस के पाठक के विवाद के बाद शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर 2 दिनों से अपने ऑफिस नहीं पहुंच रहे हैं। इधर इस मामले पर कई तरह की बयानबाजी भी हो रही है। नीतीश कुमार पटना के गांधी मैदान में शहीद पीर अली को श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मीडिया से दूरी बनाकर रखी। वहीं राजद कोटे से मंत्री ललित यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिक्षा विभाग में चल रही कला पर प्रधान सचिव और शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर से बात की है और सब कुछ ठीक हो गया है। इसके साथ ही राजद मंत्री ललित यादव ने यह भी कहा है कि अधिकारी भला कैसे मंत्री की बात नहीं सुनेंगे, कुछ लोग सुर्खियों में रहना चाहते हैं। ललित यादव ने कहा कि ऐसी बातें कभी कभी हो जाती है, सरकार में सब कुछ ठीक है, मंत्री विभाग के प्रमुख होते हैं। ऐसा बात नहीं है कि अधिकारी बात नहीं सुनते हैं, अधिकारी बात कैसे नहीं सुनेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि नौकरी के बदले जमीन मामले में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर सीबीआई की चार्जशीट दायर होने से कोई मुश्किल नहीं होगा। ये सब तो साजिश है, भाजपा की राजनीति साजिश है, सरकार में सब कुछ ठीक है, सब ऑल इज वेल है। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं कि लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने शुक्रवार को जिले में आयोजित कार्यकर्ता बैठक में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि 7 अक्टूबर को बिहार की रैली के बाद वो अपने पत्ते खोलेंगे कि वो
किस पार्टी के साथ आ जाएंगे। उन्होंने कहा कि अगर सपा बसपा लोकदल कांग्रेस जेडीयू हम एक साथ आ जाए तो प्रदेश में 70+ सीटें जीतेंगे। सुभाषपा राष्ट्रीय अध्यक्ष ओपी राजभर ने कहा कि वह पूर्वांचल को अलग राज्य जातिवाद जनगणना की मांग पहले से भी कर रहे हैं और अब भी जारी है। वर्ष 2024 के चुनाव में सत्ता या विपक्ष की तरफ जाने के सवाल पर ओपी राजभर ने कहा कि अभी इस संबंध में उनकी किसी भी पार्टी से बात नहीं हुई है। 7 अक्टूबर को पटना में रैली है, उसके पहले या फिर उसके बाद अगर किसी पार्टी से बात बनती है तो इसकी जानकारी दी जाएगी। एनडीए के साथ ही पीएडी के सवाल पर ओपी राजभर ने कहा कि विपक्ष में रहने पर ही पीडीए याद आता है। उन्होंने कहा कि पीडीए को मजबूत करना है तो कांग्रेस सपा बसपा आरएलडी जेडीयू एक मंच आए तो वह खुद उस मंच पर मौजूद होंगे। पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य के विवाद पर ओपी राजभर ने मजाकिया अंदाज में कहा कि पुरुष करे तो रासलीला और महिला करे तो करैक्टर ढीला। तो चलिए दोस्तों, आज दिन भर का ये था अपडेट। अगर आने वाला कल का भी अपडेट जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दे और वीडियो को लाइक कर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।